Hello students, today we will discuss about the dielectric and dielectric polarization. So in order to this, first of all, we must know about dielectric. So what is a dielectric? The first question is, what is a dielectric? So dielectric is basically an insulating material which transmit electric effect. Electric effect means force, field or potential without conducting. मीन्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो प्रोड्यूस करेगा, वो शो करेगा, लेकिन कंडक्शन नहीं करेगा. तो डाइलेक्ट्रिक को हम यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज दैट इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स coincide each other. So you can see the typical diagram of a non-polar dielectric. The center of gravity of positive and negative charges coincide with each other. That's why it possesses zero electric dipole moment, and it is also symmetric in shape. अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे H2 मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, मीथेन का मॉलिक्यूल एक्सेट्रा. तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के. अब आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक. तो सीधा सीधा जैसा डेफिनेशन है उसके ठीक अपोजिट पोलर का डेफिनेशन होगा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक वो हैं जिनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करती बल्कि अलग अलग होता है. तो ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेपरेशन की वजह से एक इंट्रिंसिक या परमानेंट डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, यानी हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक टाइनी डाइपोल की तरह बिहेव करता है. तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में सेपरेटेड है. अब बात करें डाइपोल के कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ पे दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो कंबाइन होकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिस्टम में, वो उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में वो इस तरीके से बाउंडेड है कि वो रिकम्बाइन होकर न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते. क्लियर? तो एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया है, हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा. तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए. अब हम देखें कि ये तो हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, पोलर और नॉन पोलर के. अब अगर हमारे पास एक पोलर और नॉन पोलर स्लैब है, एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है हमारे पास, तो उसका क्या बिहेव होगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्ट करेंगे. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक टर्म है हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. डाई इलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज होगा. अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज होने की क्या जरूरत है, तो ध्यान से सुनते रहिए. डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन को समझने के ऑर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज हो रहा है. तो सबसे पहले हमने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का हमने एक स्पेसिमेन लिया, एक हमने स्लैब लिया. इसमें एटम्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया. देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कोइंसाइड कराई है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ये स्लैब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेस नहीं कर रहा है, यानी कोई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सब्जेक्ट नहीं किए हैं, अप्लाई नहीं किए हैं, तो इसके अंदर कोई भी पोलराइजेशन डेवलप नहीं हो रहा है. लेकिन इसी डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करते हैं या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पुल्ड होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी पुल्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दैट सिचुएशन बोथ द चार्जेस विल बी separated, their center of mass will be separated and they will behave like a dipole. अब स्ट्रेचिंग कब तक होगा, चार्जेस के सेंटर ऑफ मास का सेपरेशन कब तक होगा. जैसा कि हमने बताया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनका म्यूचुअल अट्रैक्शन भी तो वहां एग्जिस्ट कर रहा है. तो म्यूचुअल अट्रैक्शन के वजह से दोनों ही फोर्सेज आपस में बैलेंस होंगी और वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव करेगा, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है. अब देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो हमें पता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का एटम और मॉलिक्यूल अपने आप में एक टाइनी डाइपोल की तरह बिहेव करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में
जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो थर्मल एजिटेशन होता है, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन द ओरिएंटेशन ऑफ दिस elementary dipoles, these tiny dipoles are randomly oriented. That's why there is no polarization at all. But when this polar dielectric is subjected to an external electric field, what happen in this situation? All these tiny dipole rotate itself and align with the direction of applied electric field, and as a result it is said to be get polarized. मीन्स पूरे स्पेसिमेन के क्रॉस एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। अब डाइलेक्ट्रिक का जो बिहेव है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कैसे पोलराइज हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ टर्म हम इस सेशन में हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके बिहेवियर का स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे फिजिक्स में उसका स्टडी करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इस सेशन में सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम दो प्लेट्स लेते हैं, दो यूनिफॉर्म प्लेट्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मेटेलिक प्लेट्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गया। ये दोनों प्लेट्स अपने अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट कर। सपोज करिए ये स्लैब नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो अगर नहीं है तो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट है। ई नॉट हमने कंसीडर किया कि दोनों प्लेट्स के बीच में होगा अगर ये स्लैब नहीं होगा तो। अब एक्चुअली हमें स्टडी करना है कि डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर का, तो हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंसीडर करते हैं। हमने लिया ए बी सी डी इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बेसिकली इट इज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब इस स्लैब का एरिया हमने मान लिया ए है एंड थिकनेस क्या लिया? डी। इस स्लैब का एरिया ए हो गया और थिकनेस डी हो गया। इसको हमने इस प्लेट्स के बीच में यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इंसर्ट किया। जैसे इसको हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के वो पोलराइज होंगे। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिस्प्लेस होगी। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड पुल हुआ है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पुल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पोलराइज हो गया, पोलैरिटी उसके क्रॉस डेवलप हो गई। अब यहाँ पे एज ए होल पूरे स्लैब का हमें स्टडी करना है। तो एज ए होल हम स्टडी करने के लिए क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक ग्रीन कलर से एक बाउंड्री क्रिएट की है। देखिए एक बाउंड्री क्रिएट की। इस बाउंड्री के बियॉन्ड क्या देख रहे हैं कि इस बाउंड्री के बाहर यानी स्लैब के बिल्कुल वॉल पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। यानी कि पॉजिटिव प्लेट के तरफ स्लैब पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू आई, और नेगेटिव प्लेट के तरफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है प्लस क्यू आई। यहां तक क्लियर है? अब इस बाउंड्री के अंदर का देखें तो बाउंड्री के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एटॉमिक लेवल पे तो पोलराइजेशन डेवलप हुआ है, बट उसके अंदर पोलराइजेशन ऑलमोस्ट क्या है? हम जीरो मानते हैं। लेकिन स्लैब का एज ए होल स्टडी करें तो स्लैब के दोनों ही एंड्स पे चार्ज इंड्यूस्ड हो चुके हैं, यहाँ पे माइनस क्यू आई और यहाँ पे प्लस क्यू आई। तो हम कह सकते हैं कि एज ए रिजल्टेंट दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैज बीन पोलराइज्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये स्लैब पोलराइज हो गया तो डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप हुआ इसके कारण, क्योंकि डाइपोल तो बन गया स्लैब, तो डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप हुआ? तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन लेंथ ऑफ डाइपोल। तो अगर हम इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अक्रॉस द स्लैब इज इंड्यूस चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मींस लेंथ ऑफ डाइपोल। यू कैन से क्यू आई क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज या फिर पोलराइज्ड चार्ज है डाइपोल के क्रॉस। अब डाइपोल मोमेंट जो डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान देना डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ? तो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू और ये स्लैब की वॉल्यूम, एरिया इनटू थिकनेस द वॉल्यूम ऑफ द स्लैब। अगर हम डी से डी को कैंसिल करते हैं यहाँ पे तो क्या मिला हमें? क्यू आई बाई ए। ये किसके इक्वल हो सकता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपन एरिया। सिंस दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज इट मींस वी हैव इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी।
यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके क्रॉस W दिख रहा है हमें स्लैब के क्रॉस। अब P क्या है, ये जो P हमें मिला है जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको सिंपली हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। EP क्या है, EP वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पोलराइजेशन की वजह से डेवलप हुआ। अब जरा देखें कि जब ये स्लैब नहीं था तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट का था। अब ये स्लैब पोलराइज हुआ है तो स्लैब के अंदर पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो क्या होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, तो उसका कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होगा और उसको हम EP से डिनोट करते हैं। सो EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इट्स पोलराइजेशन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अब ये डाइपोल पोलराइज हो गया है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है, तो पोलराइज होने के बाद आफ्टर पोलराइजेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस डाइलेक्ट्रिक, कैसे मिलेगा, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E naught इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस लेफ्ट टू राइट एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दे आर बोथ आर opposite. So in this situation you will get the result after subtracting. So we get the resultant value is E, effective value is E. Now E is called reduced value of electric field. E को क्या कहते हैं, reduced value of electric field, जो रिड्यूस होने के बाद बचा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब ये जो पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी, नॉट एप्सिलॉन बट एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है। सिग्मा आई इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक एंड एप्सिलॉन इट्स परमिटिविटी। सो अब सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो सकती है, QI बाई ए चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में D से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, QID अपॉन AD, QID अपॉन AD, या QI अपॉन A को सिंपली हम लिख सकते हैं, QI अपॉन A को सिंपली क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई, और सिग्मा आई को क्या वैल्यू है, P की वैल्यू है, यानी कि QI अपॉन A जिसे हम सिग्मा आई कहते हैं उसको हम P लिख सकते हैं इनफैक्ट। तो QI अपॉन A को हमने क्या लिखा, P, तो ये क्या हो गया, P अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि इन जो पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो P अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल होगा। अब यहां पे इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, रेशियो है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डाइलेक्ट्रिक। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E naught, और इसके अंदर जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K इज इक्वल टू E naught अपॉन E। तो इस सेशन में मुझे उम्मीद है कि आपको डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर, उसका पोलराइजेशन समझ आया होगा। अब इसी डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के प्लेट में इंट्रोड्यूस करके और हम देखेंगे उसके कैपेसिटेंस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।